नूतन वरुण, सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सरकार ने प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण। राज्य की विकास दर वर्ष 2019-20 में अनंतिम अनुमान के मुताबिक दर्ज की गई 4.3%। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57,400 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा। भराड़ीसैंण में टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। कुंभ को लेकर संतों में देखा जा रहा उत्साह। हरिद्वार में आज पंचदशनाम जूना अखाड़े की निकाली पेशवाई। नागा सन्यासियों के साथ किन्नर अखाड़ा ने भी लिया भाग। और चमोली की भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ बेली ब्रिज बनकर हुआ तैयार। 13 गांवों को मुख्यधारा से जोड़ता है ये ब्रिज। परीक्षण के बाद कल से शुरू होगा यातायात परिचालन। और अब समाचार विस्तार से। बजट सत्र के चौथे दिन आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान सदन के पटल पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में राज्य की विकास दर में वर्ष 2019-20 में अनंतिम अनुमान के मुताबिक 4.3% की वृद्धि आंकी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से प्रदेश में विकास दर घटी है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ष 2019-20 प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2,02,895 आंकी गई है। स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 में 4.3% से बढ़कर 1,99,718 करोड़ अनुमानित है। वहीं प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,81,000 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन्वेस्टर समिट में आए 25,000 करोड़ के निवेश पर प्रदेश भर में काम शुरू हो गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र के चौथे दिन आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री का ये दूसरा बजट है। बजट पेश करने से पहले उन्होंने देश के जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाते हुए चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को इसमें शामिल करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए 1 माह में टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही गैरसैंण में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और गैरसैंण परिक्षेत्र में 20,000 फलदार पेड़ लगाने की भी घोषणा की गई। साथ ही नई नगर पंचायतों की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री ने 1-1 करोड़ धनराशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कुल प्राप्तियां 57,424 करोड़ अनुमानित हैं, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में कुल प्राप्तियां 50,745 करोड़ अनुमानित रहीं। वहीं अगले वित्तीय वर्ष में कुल 57,400 करोड़ व्यय अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 51,343 करोड़ अनुमानित रही। 2021-22 के लिए रेवेन्यू सरप्लस लगभग 115 करोड़ अनुमानित है, जबकि कोरोना के चलते वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,080 करोड़ का रेवेन्यू घाटा अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए सौंग बांध निर्माण से पेयजल योजना के प्राकलन के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि का बजट में प्रावधान किया गया है। पलायन रोकथाम योजना के लिए 18 करोड़ और पंतनगर, चौखुटिया और जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए बजट में 181 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आस्था के केंद्र धर्मनगरी हरिद्वार में बूचड़खानों यानी स्लॉटर हाउस को बंद करने का फैसला लिया गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री ने लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने हरिद्वार के निगम, पालिका और पंचायत क्षेत्रों को वधशाला विहीन घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि हरिद्वार में पशु वधशाला मामला लंबे समय से चल रहा था। हाईकोर्ट में भी इसे लेकर याचिका दायर की गई थी। क्षेत्रीय विधायकों का कहना था कि हरिद्वार देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए यहां स्लॉटर हाउस का कोई औचित्य नहीं है। देवनगरी हरिद्वार में
जहां पतित पावनी गंगा बहती है और जहां महान कुंभ का पर्व मनाया जा रहा है, अब वहां पशुवध नहीं होगा। हरिद्वार में स्लॉटर हाउस बनने जा रहा था, जहां लगभग 500 गायों की वध होता। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि देवनगरी हरिद्वार के अंदर स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब हरिद्वार में कोई भी पशुवध नहीं होगा। स्लॉटर हाउस पर रोक लगा दी गई है और ये सभी धर्म प्रेमियों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है। हरिद्वार के सबसे बड़े अखाड़े पंचदशनाम जूना अखाड़े की पेशवाई आज ज्वालापुर से निकाली गई। इसकी अगुवाई आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने की। पेशवाई में नागा सन्यासियों के अलावा किन्नर अखाड़ा ने भी भाग लिया। बैंड बाजे और भारतीय शैली के वाद्य यंत्रों के साथ नागा सन्यासियों के जत्थे जूना अखाड़े की तरफ बढ़े। जूना अखाड़े के श्री महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि शोभा यात्रा में देश भर से आए साधु संत भाग ले रहे हैं। संस्कृति के उच्चतम प्रतिमान का नाम है कुंभ और कुंभ का ये आरंभिक उत्सव है। हम ऐसा कह सकते हैं, इस पेशवाई के माध्यम से हम भारत के आध्यात्मिक वैभव का दर्शन कर सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न मत पंथ संप्रदायों की जो एकता है, विशेषकर हम सन्यासियों का जो एक संगठनात्मक स्वरूप है, उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये पेशवाई नदियों के संरक्षण, शुचिता, संवर्धन, उनकी प्राकृतिकता अथवा उनके प्रवाहमानता के लिए भी समर्पित है। हम ये व्रत ले रहे हैं कि नदियों के सातत्य, शुचिता और उसकी अविरल निर्मलता के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। किन्नर अखाड़ा की महंत ने कहा कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता के लिए किन्नरों का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पेशवाई के माध्यम से किन्नर साधु समाज के लोगों से बराबरी का दर्जा देने का आह्वान कर रहे हैं। किन्नर जूना अखाड़े के पूर्ण रूप साथ में है, इसके लिए हमने नगर प्रवेश किया। हमने कल धर्म ध्वजा करी, आज पेशवाई कर रहे हैं। जो स्थान मिलना चाहिए और जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए हमारी दीपक रावत जी से और मेलाधिकारी से और सीएम से हमारी एक कल आए हुए थे, तो हमारे डेलीगेशन मिले, उन्होंने आश्वासन दिया वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे। दूसरे चरण का टीकाकरण प्रदेश में सफलतापूर्वक चल रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क और प्राइवेट अस्पताल में अधिकतम 250 रुपए में कोरोना का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। चंपावत जिले के 7 केंद्रों में आज टीकाकरण कार्य किया गया। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट, टनकपुर, बाराकोट, पाटी, जिला अस्पताल सहित आईटीबीपी और एसएसबी परिसर में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि जिले में 60 साल से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने में असमर्थ है तो उनका मौके पर ही पंजीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही 5,860 स्वास्थ्य कर्मियों और 1,199 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाई गई है। रजिस्ट्रेशन के फलस्वरूप उनको अपने दिए हुए दिनांक और तिथि पर और दिन बार जो भी मिला है उस नियत समय पे वो वहां के टीकाकरण करेंगे। हम ये कार्यक्रम 1 मार्च से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 132 लोगों को पहले दिन हमने टीकाकरण किया है, जो हमारे 45 साल से ऊपर, 59 साल से कम कोमॉर्बिड और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों में भी वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह देखने को मिला। टीकाकरण करके लौट रहे 65 साल के बुजुर्ग पूरन उप्रेती ने बताया कि उन्हें टीके से कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ है। मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरे को वैक्सीन लगी। वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा मेरे को वेट करने के लिए कहा गया। मैं आधा घंटा मैंने वेट किया। वेट करने के बाद इसमें कोई इफेक्ट कुछ नहीं हुआ मेरे को। मैं सभी जनता से, पूरी पब्लिक से ये कहूंगा कि वैक्सीन लगाइए और इसमें जो भी हो कोई इफेक्ट कोई कुछ नहीं है। चमोली जिले में पिछले महीने आई प्राकृतिक आपदा में बह गए ऋषिगंगा नदी के पुल को सीमा सड़क संगठन ने फिर से बना दिया है। 5 मार्च से इसे जनता के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। यहां बीआरओ की शिवालिक परियोजना की चीफ इंजीनियर एएस राठौड़ ने बताया कि इस पुल के बनने से आपदा के बाद मुख्य धारा से कट गए चमोली जिले के 13 गांव एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि 40 टन वहन क्षमता वाले और 190 मीटर लंबे इस नए बेले ब्रिज को बनाने की समय सीमा 20 मार्च
थी, लेकिन बीआरओ ने इस पुल को दिन रात एक कर तय समय से 15 दिन पहले ही इसे बना दिया। उन्होंने बताया कि बेले ब्रिज का काम 25 फरवरी को शुरू किया गया था, जिसे पूरा करने में 250 मजदूर और बीआरओ के 25 इंजीनियर दिन रात जुटे रहे। परीक्षण के बाद इस पुल को कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि 7 फरवरी की सुबह चमोली जिले के तपोवन में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची थी और 13 गांवों को जोड़ने वाला ये पुल भी बह गया था। ये 40 टन कैपेसिटी का ब्रिज है और ये अभी टाइमिंग के लिए सफिशिएंट लोड कैरिंग कैपेसिटी का ब्रिज है, जिसमें सभी टाइप की गाड़ियां जा सकती है। तो ये एक 200 फीट लंबा ब्रिज है, जो मैक्सिमम 200 फीट लंबा ब्रिज बेली ब्रिज हो सकता है। यहाँ पर हमने लॉन्च किया है। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, बहुत ही सावधानी से हमने लॉन्च किया है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो और बद्री विशाल की कृपा से सब कुछ सही सलामत चल रहा है। करीब 1 साल बाद आज रामनगर रेलवे स्टेशन से पहली पैसेंजर ट्रेन मुरादाबाद को रवाना हुई। ये ट्रेन यहां से सुबह 7:25 पर चली, जो 9:30 बजे मुरादाबाद पहुंची। हालांकि पहले दिन रेल से जाने वाले यात्रियों की संख्या कम ही रही, लेकिन इस ट्रेन के चलने से स्थानीय लोगों में खुशी है। इसके अलावा एक ट्रेन काशीपुर से भी मुरादाबाद के लिए चलेगी। ये ट्रेन शाम 5:45 पर काशीपुर से चलकर शाम 7:30 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। अभी रामनगर से केवल पहली गाड़ी चली है, जो 7:25 पे यहाँ से रामनगर से चलेगी मुरादाबाद के लिए, जो पहुँचेगी 9:30 पे। ये गाड़ी जो मतलब सुबह आती है 4:30 पे चलेगी मुरादाबाद से और 6:45 इसका आने का समय है। एक गाड़ी मुरादाबाद से काशीपुर के लिए भी चली है दोपहर में 1:40 पे, यानी 13:40 पे टाइम, और काशीपुर आएगी 15:15 पे। वही गाड़ी वापस मुरादाबाद के लिए काशीपुर से ही 17:45 पर चलेगी और 19:30 पे मुरादाबाद पहुंचेगी। उधम सिंह नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के अधूरे निर्माण की वजह से आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खासकर गदरपुर, पुलभट्ट बाईपास और रुद्रपुर के आसपास सर्विस लेन का काम अधूरा है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना निदेशक योगेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यदायी संस्था को कार्य अविलंब शुरू करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कार्यदायी संस्था की वित्तीय हालत ठीक न होने से कार्य शुरू होने में हो रहे विलंब को देखते हुए बाईपास की पुरानी सड़क को लोक निर्माण विभाग से दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को धनराशि भी आवंटित की गई है। गाबा चौक वाली से लेके और रेलवे स्टेशन तक की जो सर्विस रोड थी, उसमें पूर्व में कुछ बाधाएं थी स्ट्रक्चर वगैरह की, जो हमने दूर कर दी और उसमें एक बिजली की लाइन भी थी, वो भी अभी शिफ्ट करा दी गई है। क्योंकि कंसेशनर द्वारा ये काम नहीं किया जा रहा था, तो मीटिंग के अंदर प्रशासन के साथ तय हुआ था कि ये काम इसकी रिस्क एंड कॉस्ट पे पीडब्ल्यूडी से कराया जाए। तो हमने 1,64,00,000 रुपए की स्वीकृति कराकर रिस्क एंड कॉस्ट पर गाबा चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सर्विस रोड का निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को पैसा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर में सर्विस लेन के निर्माण के लिए 1,64,00,000 की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसका 75% पैसा लोक निर्माण विभाग रुद्रपुर को मई 2020 में आवंटित किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज दास का कहना है कि 575 मीटर सर्विस लेन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कार्य पूरा होने की उम्मीद है। ये कार्य जो है प्रगति पे है। इसमें हमें गाबा चौक से लेके 575 मीटर लंबाई में टेकअप किया है हमने, और इसमें हमें सर्विस लाइन बना के देनी है। उसमें अभी जो है सिविल वर्क चल रहा है, कुछ कलवर्ट्स भी बननी है। तो नाले का जो काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बीच में नाले छूटे हुए थे, उनको जोड़ दिया है। एक दो कलवर्ट हैं, उनको भी बनाना है, उस पर काम चल रहा है। और ये इसका जो कंप्लीशन है, डेट ऑफ कंप्लीशन मई 2021 है। तो हम जो है उससे पहले ही ये कार्य पूर्ण कर लेंगे। यातायात नियमों का पालन कराने के लिए देहरादून में अब परिवहन विभाग ने बाइक प्रवर्तन टीम तैनात कर दी है। ये टीम आपको न रोकेगी और न ही मौके पर चालान देगी। इस टीम के द्वारा किया गया चालान अब सीधे घर भेजा जाएगा। एआरटीओ रश्मि पंत ने बताया कि अब तक परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम जीप और इंटरसेप्टर के जरिए ही चालान काट रही थी, लेकिन अब बाइक टीम भी प्रवर्तन की कार्रवाई करने लगी है। प्रारंभिक तौर पर एक टीम सोमवार और मंगलवार को शहर में उतारी गई है। देहरादून में हमने बाइक सवार एक प्रवर्तन दल का गठन किया है, जो निरंतर ऐसे वाहन चालकों पर अपनी नजर बनाए रखेगा जो बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं, गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं या किसी भी और प्रकार के यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे सभी यात्रियों की फोटोज स्पीड रडार गन के माध्यम से खींची जा रही हैं और ये फोटोज और उनके चालान
उनको ऑनलाइन भी प्रेषित किए जा रहे हैं और उनके एड्रेस पे भी हम लोग प्रेषित कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के सड़क पर वाहन को रोकने से कभी कभी दुर्घटना की जो स्थिति बन जाती है उसको हम लोग अवॉइड कर सकें। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन सरकार ने प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण। राज्य की विकास दर वर्ष 2019-20 में अनंतिम अनुमान के मुताबिक दर्ज की गई 4.3%। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 57,400 करोड़ रुपए का पेश किया बजट। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की। भराड़ीसैंण में टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया। कुंभ को लेकर संतों में देखा जा रहा उत्साह। हरिद्वार में 5 दशनाम जूना अखाड़े की निकली पेशवाई। नागा सन्यासियों के साथ किन्नर अखाड़ा ने भी लिया भाग। और चमोली की भीषण आपदा में क्षतिग्रस्त हुआ बेले ब्रिज होकर तैयार हुआ। 13 गांवों को मुख्य धारा से जोड़ता है ये ब्रिज। परीक्षण के बाद कल से शुरू होगा यातायात परिचालन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।